पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस ठीक रही, स्टेबल रही, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे और पॉजिटिव ही रही। वैसे ऐसे ठीक है। अब बड़ी बड़ी तेजी बहुत हो गई। अब हमें लगता है मार्केट को ऐसे ही करना चाहिए कि 4-500 ऊपर चली जाए, फिर 2-300 नीचे आ जाए, फिर 4-500 ऊपर चली जाए। अगर मार्केट ने अपवर्ड का ट्रेंड रखना है तो बेहतर है आराम आराम से जाए। आउटलुक तो अभी भी पॉजिटिव लग रहा है और ट्रेंड अभी भी ऊपर का ही है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे घुमाने वाला काम अब कम हो जाए तो ही बेहतर है। तो आज सुबह अटक रिफाइनरी की तरफ से न्यूज़ आ गई और उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि भाई वाकई में हम प्लांट बंद कर रहे हैं, जिससे ये तो साबित हुआ कि इन्होंने लेटर भेजा था, लेकिन बात वही थी कि उस न्यूज़ का टाइटल था कि अटक रिफाइनरी शटडाउन हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने जैसे लिखा है कि 2 क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट्स हैं, उनको टेम्पोरेरीली उन्होंने शटडाउन किया है, यानी कि उनके प्लांट्स ही हैं टू मैनेज रिफाइनरी ऑपरेशंस। अटक रिफाइनरी बंद नहीं हो रही, उनके इन्वेंट्री लेवल ज्यादा हो गए हैं। तो इसकी वजह से देखिए उनकी सेल्स जरूर कम होंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि प्रॉफिट भी कम हो, क्योंकि जब वो ये 2 यूनिट्स बंद कर देंगे तो उसकी कॉस्ट भी इनकर नहीं होगी। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आ सकता है क्योंकि कुछ कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड होती है, लेकिन फिर भी इनके कोई लोन्स भी उस तरह नहीं है, तो उस हिसाब से कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट हम नहीं फोर्सी कर रहे इसकी वजह से। और इनका तकरीबन ये जो यहाँ पे लिखा है कि ये तकरीबन 78% पे हमारा ख्याल है ऑपरेट कर रहे थे, तो उससे 60% पे आ गए हैं। लेकिन ये अगर कोई ज़्यादा बड़ा मसला होगा तो यकीनन ओगरा इसमें इंटरवीन करेगा और इसको जल्दी कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन भी होगी। और अगर रेजोल्यूशन होने में देर भी लगती है तो फिर भी यहाँ से ये नहीं पता लग रहा कि क्या इनके प्रॉफिट्स डाउन हो जाएंगे या सिर्फ सेल्स डाउन होंगी, क्योंकि अगर सेल्स डाउन होती हैं और प्रॉफिट्स डाउन खास नहीं होते तो हमें तो कोई मसला नहीं है उससे। और जो वेबसाइट की न्यूज़ की बेसिस पे इसमें जो डाउन ट्रेंड लगना था वो लग चुका है। तो आज जब ये खबर इन्होंने दी तो माशाल्लाह से देखें अटक रिफाइनरी ने सुबह एकदम जंप लिया। इसको कहते हैं स्टॉक मार्केट की बगैरतियां। बहरहाल हमने तो सुबह सुबह कोई थोड़े से और शेयर्स बेच के ना, हमें पास कुछ ऐसा शक था कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा। हमने यहाँ पे कोई 500-600 नीचे 340 पे ही खरीद लिए थे, और जब वो ऊपर गया है तो 3-3 4-4 रुपए के गैप से हमने 200-200 बेच दिए, और वो हमने 600-350 तक बेच दिए थे, क्योंकि लॉन्ग टर्म हमारा माल तो अलग पड़ा है ना, उसको तो हमने नहीं छेड़ा। जो आज सुबह वैसे ही थोड़े से लिए तो यहाँ पे निकाल दिए, फिर वो नीचे आ गया, फिर 346 पे आ गया, कभी 100 ले लिए, कभी 100 बेच दिए। करते करते हमने तकरीबन 2 से 3 हजार रुपए हमने आज इसमें बना लिए। अच्छा, ये इस तरह ना हम आपको कई दफा बताते रहते हैं कि हमने दिन में इस तरह कर लिया। ये कोई मकसद आपको बताना ये नहीं होता कि भाई हम देखो कितने अक्लमंद हैं, हम साथ साथ कमा रहे हैं। ये हम आपको एक हिसाब से एक स्ट्रेटेजी बताते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, कि जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं थोड़े पैसों से वो इस तरह कर सकते हैं। और उसके लिए तरीकेकार ये होता है कि पहले आपने 1 2 3 स्टॉक्स आपने ऐसे चुनने हैं जिन पे आपको ट्रस्ट हो कि भाई ये अच्छे स्टॉक्स हैं, या तो आप काफी दिनों से फॉलो कर रहे हो कि वो एक ही रेंज में ऊपर नीचे हो रहे हैं, या फिर ये है कि आपको उन स्टॉक्स पे इतना ट्रस्ट हो कि आपको पता है कि जब वो नीचे जाएंगे तो वो ऊपर भी आएंगे, और अगर ज्यादा नीचे चला गया तो हम उसको होल्ड भी कर सकते हैं। और ऐसा स्टॉक जिसमें थोड़े से वॉल्यूम्स लगते हैं तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो इन चीजों की बेसिस पे आप कोई 2-3 स्टॉक्स ऐसे आइडेंटिफाई करके उनमें ऊपर नीचे थोड़े से पैसे अगर आप बनाना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह नेशनल रिफाइनरी की मूव भी जो है अटक रिफाइनरी के साथ ही आज ऊपर नीचे थोड़ी सी उसी तरह हुई, लेकिन माशाल्लाह से जहां से माल छुड़ा लिया गया है वहां पे आज फिर अपर कैप लगा दिया गया। तो ये है जी स्टॉक मार्केट की बगैरतियां। अब हमने इसमें दोबारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, लेकिन इट्स ओके, इस शेयर से हमने रीजनेबल पैसा बना लिया है। हमने तो इसको 16-17 पे भी बाय किया था, फिर 20 पे निकाल दिया, फिर 21-22 पे बाय किया, 25-26 पे निकाल दिया। तो इसको हमने वैसे ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हवाले से ही लिया था। ज्यादातर लॉन्ग टर्म में हमारे क्योंकि डिविडेंड वाले होते हैं तो बाकियों को हम निकाल देते हैं। अब जाने को यहाँ से कहीं भी चला जाए, अगर थोड़ा नीचे आया तो कोई पता नहीं, हम थोड़े से खरीद लें, लेकिन आज की तारीख में और आज के रेट पे अभी हमारा इसमें कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का इरादा नहीं है। उसके बाद जनाब साहेब एनसीपीएल को आज कैप लग गया। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग में नहीं है, लेकिन रीजनेबल होल्डिंग में है, तो इसकी वजह से हमारा थोड़ा सा बेहतर रहा आज का निज़ाम। लेकिन बाकी भी पावर सेक्टर वाले थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर ही रहे। आज कल उनमें प्रेशर था, लेकिन आज उनमें बाइंग इंटरेस्ट फिर जनरेट हो रहा था। तो ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में दूसरे पावर सेक्टर के शेयर्स में भी कुछ मूवमेंट इस तरह की बने, और ये भी हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा करके ऊपर लेके जाएं, एकदम मूवमेंट ना बने, लेकिन इसमें अभी भी बाइंग इंटरेस्ट मौजूद नजर आ रहा है।
देखें एलपीएल भी जो है ज्यादा ऊपर नहीं गया, 2% ऊपर गया। तो हमने इस तरह किया कि जब इसको हमने एक दो तो 27 के पास बेच दिए थे, 1-2 हजार, और जब ये लॉक लगा है तो उसके पास भी हमने 1-2 हजार बेच दिए, और वो बेच के हमने फिर 1 हजार लालपीड़ ले लिए क्योंकि ये इतना ऊपर नहीं गया था। तकरीबन अर्निंग मिलती जुलती हैं, और ये भी नीचे ट्रेड कर रहा है और इसकी हमारे पास पहले ही अच्छी होल्डिंग है, लेकिन इस तरह हमने शिफ्ट कर लिया। अब ये हो सकता है कि कल एनसीपीएल को फिर लॉक लग जाए और ये यहीं पे रहे, लेकिन इस तरह तो फिर होता है इस तरह के कामों में। कहने का मकसद ये है कि इसी तरीके से आप स्ट्रेटजीज डिवाइस करते हैं, कभी उनसे बेनिफिट हो जाता है, कभी उनसे नुकसान हो जाता है, या कभी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, लेकिन सिर्फ 1-2 हजार में ऐसे किए। बाकी अगर एनसीपीएल कल ऊपर चला गया और एलपीएल यहीं पे रहा तो हम उसके कुछ और बेच के वो भी एलपीएल में लगा देंगे। तो ये इस तरह की स्ट्रेटजीज आपने लॉन्ग टर्म का सोच के इस तरह करनी होती हैं। फिर जैसे हमने आपको उसकी बात बताई एटीआरएल की, उस तरह ठट्ठा सीमेंट भी कुछ दिनों से जो है ना, इसको 18 से 1850 की रेंज में रखा जा रहा है। तकरीबन 10 दिन तो हो गए हैं और इसी रेंज में थोड़ा सा ऊपर जाता है। और कुछ तो हमने इसमें अगेन इसमें भी हमने कुछ रख लिए हैं जो हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, वो बायबैक के पीरियड के दौरान और कुछ उसके बाद भी। लेकिन कुछ हमने इसमें भी ट्रेडिंग के लिए रखे हैं। हम वही कि 20-30 पैसा ऊपर जाए तो 1000 बेच दिया, 20-30 पैसा नीचे आए तो 1000 खरीद लिया। और पिछले 10 दिनों में इस शेयर में से हमने सिर्फ 3000 रुपये इस तरह बनाए होंगे। ये वही 18 के पास आता है तो हम 1000 खरीद लेते हैं, फिर 18-30 पे सेलिंग लगा देते हैं, फिर 18 पे बाइंग, फिर 18-30 पे सेलिंग, फिर 18-40 पे सेलिंग, वो जो सेल हुआ वो 18-10 पे बाइंग। हर ट्रांजेक्शन से 200 रुपये बन जाते हैं और पिछले 10 दिनों में ऐसी कम से कम 10-15 हमारी ट्रांजेक्शन हो गई हैं। तो इस तरह थोड़े थोड़े पैसे जो आपको एकदम महसूस नहीं होता कि पैसे आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही थोड़े से पैसे, 1000-2000 अगर आपके आ जाते हैं, वैसे तो अच्छी बात है दिन में आ जाते हैं, लेकिन कई दफा ये सिर्फ इजाफी पैसों के लिए नहीं होते। बस दिल कर रहा होता है कि यार कोई शेयर खरीदें बेचें, वो आदत हो जाती है ना। वो भी आपकी एक जो ट्रेडिंग की नीड जो आपको महसूस हो रही होती है, जो क्रेविंग हो रही होती है ट्रेड करने की, वो भी इस तरह ऊपर नीचे करके पूरी हो जाती है। लेकिन थोड़े से पैसे भी इस तरह बन जाते हैं। लेकिन अगेन वही बात कि आपका उस शेयर पे ट्रस्ट होना चाहिए, आपने उसकी रेंज को ऑब्जर्व किया हो, और ये कि अगर वो नीचे चला जाए तो आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए इसी तरह हमने जो है ना, वैसे तो एसएनजीपी बहुत ऊपर निकल गया है, हमने उसको 55 के बाद नहीं खरीदा था क्योंकि हमें लग रहा था वो बहुत ऊपर चला गया है, लेकिन अब तो वो 75 पे भी आ गया है। अगर किसी ने रखा है अभी तक तो उसको बहुत मुबारक हो। लेकिन हमने उस शेयर में 40 से 50 की रेंज में जो है, हमने बहुत उससे जो है ना इस तरह की ट्रेडिंग से पैसे बनाए कि वो 50 पैसे ऊपर जाता तो हम निकाल देते, फिर 50 पैसे नीचे आता फिर खरीद लेते। तो इस तरह उससे हमने काफी पैसे बनाए। वो ऊपर नीचे भी बहुत होता था और इस रेंज में उसने काफी देर ट्रेवल किया है। लेकिन इसी तरह ये शेयर्स की परफॉर्मेंसेस देख देख के अब हमने थोड़ा सा एहसास किया है कि भाई जब अच्छे शेयर्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उसमें से कुछ पोर्शन आप अब लेके रख लो, बेचो नहीं। क्योंकि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अच्छे शेयर्स तो ऊपर ही जाते जा रहे हैं, और जो फॉरेन बाइंग आ रही है वो ज्यादा अच्छे ब्लू चिप डिविडेंड बेस्ड और अच्छी बुक वैल्यू वाली कंपनीज में ही जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। अब सर्किट ब्रेकर को देखें तो फिर इसमें कोई खास काबिले गौर काबिले जिक्र नहीं है। पीएनएससी को एकदम पता नहीं कहाँ से कैप लग गया, इसको ऐसे ही रखते हैं 4-5 दिन, कभी कभी 10 दिन प्रेशर में रखते हैं, और फिर इसको इकट्ठे 2-3 लॉक लग जाते हैं। अब देखिए इसमें एक लॉक है या ज्यादा लगेंगे। फिर फातिमा की भी न्यूज आई थी कि उसने कहीं पे शायद इन्वेस्टमेंट का इरादा किया है, तो उस पे कैप पता नहीं लगना बनता था या क्यों लगा है। बहरहाल हमने उसकी असेसमेंट नहीं की हुई। लॉन्ग टर्म में बुरा शेयर नहीं है। लोअर कैप देखें तो कोई खास नहीं है। फिर अभी वो अनाउंसमेंट आई है कि पॉलिसी रेट शायद वो उतना ही है, वो बदल नहीं रहा। तो इस न्यूज की वजह से तो लग रहा है कि ना ही कोई प्रेशर होगा और ना ही कोई रैली बनेगी। पर देखें कल की परफॉर्मेंस क्या होती है। फिर जनाब साहब ये एंग्रो का आया लेटर कि इनकी 11 को बोर्ड मीटिंग थी और वो 12 को भी चलनी थी, वो अभी तक कंटिन्यू है। अल्लाह खैर करे, इतनी लंबी बोर्ड मीटिंग आम हालात में तो नहीं होती। तो बज़ाहिर तो इतनी लंबी बोर्ड मीटिंग का अहवाल यही लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई एंग्रो एनर्जी के मुतालिक ही डिस्कशन चल रही होगी। तो यार अल्लाह करे कल कोई अच्छी खबर आ जाए। अब ये पता नहीं कि ये बोर्ड मीटिंग आज ही खत्म हो जाएगी या किसी वजह से अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है इसको कल भी कंटिन्यू करें। लेकिन अल्लाह करे कि कल आ जाए और अच्छी खबर आए तो बहुत अच्छा है। और अच्छी खबर क्या होगी कि उन्होंने मोडेलिटीज को डिस्कस कर लिया है और एग्रीमेंट हो गया है
कि एंग्रो एनर्जी को बेचने जा रहे हैं, जो भी मोडेलिटीज हैं वो आपस में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हो गया है। अगर वो मोडेलिटीज अभी हमसे शेयर ना भी करें, अगर इतना भी बता देना कि वो एग्रीमेंट हो गया है तो वो पॉजिटिव होगा। तो अल्लाह करे ऐसी कोई पॉजिटिव खबर आ जाए, लेकिन एक नेगेटिविटी भी हो सकती है कि अगर कोई ऐसी खबर आ गई कि भाई उनका आपस में एग्रीमेंट हो नहीं सका। उम्मीद तो नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन बिजनेसेस में ऐसा हो सकता है। तो कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड, होप फॉर द बेस्ट। क्योंकि वही बात है कि 2 दिन की इतनी लंबी मीटिंग के बाद हमें नहीं लगता कि ये कोई आम सी मीटिंग होगी, उसी से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज आएगी। लेकिन बहरहाल हमारा अंदाजा है कंफर्म तो तभी होगा जब वो नोटिस देंगे। अच्छा जी, आज तो कोई और इसके अलावा शेयर हमारे पास बताने के लिए नहीं है और हमें नहीं लगता कि कोई और किसी ने पूछा हुआ है। तो आज हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि आपने डिविडेंड यील्ड को चेक कैसे करना है। अच्छा, डिविडेंड यील्ड के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपने ये चेक नहीं करना होता कि किसी शेयर की लेटेस्ट डिविडेंड यील्ड क्या चल रही है। आपने लेटेस्ट डिविडेंड यील्ड को चेक करके ये देखना होता है कि क्या ये यील्ड आगे भी चल पाएगी कि नहीं। अब देखें, एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से पीएसएक्स की साइट में से स्टॉक स्क्रीनर पर आ जाएं, तो यहाँ से आपको जो है ना कुछ डिफरेंट क्राइटेरियाज वो बताता है कि आप ये क्राइटेरिया सिलेक्ट करें तो वो आपको नीचे स्टॉक्स की लिस्ट दे देगा। अब यहाँ पे हम डिविडेंड यील्ड देखते हैं। अभी फॉर द टाइम यहाँ पे आपके जी ये 0 से 110% है, यानी कि यहाँ पे आप करें कि जी हमें 0 से 20% डिविडेंड यील्ड वाले तमाम शेयर्स लिस्ट डाउन कर दो, तो वो नीचे सारे आ जाएंगे। लेकिन जीरो वाला हमने देखना क्यों है, तो हम इसका कर सकते हैं कि हम 10 से लेके 26 वाले शेयर्स को फिल्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो तमाम शेयर्स के नाम बता देगा और उनकी यील्ड आ जाएगी। अब असली बात, आपने कभी भी इस पोर्टल को यूज नहीं करना किसी भी शेयर की डिविडेंड यील्ड को असेस करने के लिए। ये देखिए, एक कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन है जिसमें कोई एनालिसिस इन्वॉल्व नहीं है। अब मिसाल के तौर पे हम अगर देखना चाहते हैं कि वो शेयर्स हमारे पास सिर्फ आए जिनकी डिविडेंड यील्ड 50 से ऊपर है, तो यहाँ पे 4 नाम आ रहे हैं: एलपीएल, एएलटीएन, पीकेजीपी, पीजीएलसी। पीजीएलसी को हम अभी छोड़ देते हैं, अभी हम सिर्फ एलपीएल, पीकेजीपी और एएलटीएन को देखते हैं। असल में हुआ क्या था, आप सबको याद होगा कि एलपीएल, बल्कि पीकेजीपी को भी नहीं देखते, वो एलपीएल वाला सेम हिसाब है। अगर आप यहाँ से डिविडेंड यील्ड देखेंगे और उसकी बेसिस पे आप अपनी शेयर्स की डिसीजन का फैसला करेंगे, तो ये इंफॉर्मेशन आपको ये बता रही है, ये स्लाइड, ये शीट आपको ये बता रही है कि एलपीएल की डिविडेंड यील्ड 110% है। अब अगर आपको स्टॉक मार्केट की इतनी समझ नहीं है, आपको फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपने सीखा नहीं हुआ, आप सिर्फ डिविडेंड यील्ड को यहाँ से देख के आप सोचते हैं कि जी हमें बाय कर लेना चाहिए, तो उस हिसाब से ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है। क्योंकि देखें, एलपीएल का क्या हुआ था, एलपीएल ने पिछली दफा 15 रुपए का आउट ऑफ द ब्लू डिविडेंड दे दिया था। पीकेजीपी ने भी यही किया था। लेकिन इस तरह के जो डिविडेंड्स होते हैं, बड़े डिविडेंड्स, वो आम तौर पे कंपनीज एक दफा देती हैं, फिर उस तरह के डिविडेंड्स नहीं देती। अच्छा, ये बात है कि एलपीएल और पीकेजीपी ने, वैसे इनके पास पैसे बहुत हैं, इनको हुकूमत से भी पैसे जब मिलेंगे, अगर ये देना चाहें तो ये 15 रुपए का दोबारा डिविडेंड भी दे सकते हैं, लेकिन उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आपने डिविडेंड यील्ड एस्टिमेट करने के लिए आपने ये देखना है कि कंपनी हिस्ट्री में कितना डिविडेंड देती रही है। तो अगर 15 से पहले देखें तो उससे पहले इन्होंने 3.5 रुपए दिए, उससे पहले 2 रुपए दिए, उससे पहले 2 रुपए दिए। तो आम हालात में इसके रिजल्ट्स का जायजा लें तो आपको यही सोचना चाहिए कि भाई ये 3.5 रुपए या 4 रुपए का सालाना डिविडेंड कंपनी देगी, और वो 4 रुपए का जो डिविडेंड इसका होगा वो उसकी शेयर की वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे, तो डिविडेंड यील्ड निकल आएगी, वो तकरीबन 17% बनेगी। तो यानी कि जब आपने डिविडेंड यील्ड निकालनी है तो आपने खुद से वर्किंग करके असेस करना है। अच्छा, ये और बात है कि पावर कंपनीज को क्योंकि हुकूमत से आगे रिसीवेबल्स मिलने हैं और होपफुली मिल जाएंगे, तो इनकी डिविडेंड यील्ड ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन किसी को ये नहीं पता, कोई असेस नहीं कर सकता कि ये आगे कितना डिविडेंड देंगे। तो आप ये सोच लें कि भी कम से कम इसकी डिविडेंड यील्ड 17% है, लेकिन क्योंकि पावर सेक्टर का आउटलुक अच्छा लग रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर लें कि हो सकता है ज्यादा डिविडेंड मिल जाए। वो फिर एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, वो भी असेसमेंट का पार्ट होता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि इन्होंने एक साल 15 रुपए का डिविडेंड दे दिया, आप ये नहीं सोच सकते, ये नहीं अज्यूम कर सकते कि हर साल 15 रुपए का डिविडेंड देंगे, और 15 को अगर
2350 से डिवाइड करें ये तो तकरीबन 60-65% की यील्ड बनती है, और स्टॉक मार्केट की साइड पे तो 110% आ रही है डिविडेंड यील्ड। तो इसीलिए आपने स्टॉक मार्केट की साइड से फिल्टर करके शेयर्स आइडेंटिफाई नहीं करने, आपने शेयर्स को देखना है कि पिछले 4 साल में वो कितना डिविडेंड दे रहे हैं, पिछले 4 साल में उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी चल रही है, और उसकी बेसिस पे आपने एक एस्टिमेट लगाना है कि आगे कितना डिविडेंड दे सकते हैं। मतलब पावर सेक्टर का तो मसला और है ना कि इनके सर्कुलर डेट का इशू है, वो पैसे मिलेंगे तो इजाफी डिविडेंड दे देंगे, वरना अगर वो मसला ना होता तो हम यही अज्यूम करते कि वो 15 रुपए का डिविडेंड एक वन ऑफ इन्होंने दिया है, अब अगले साल से फिर 2-3 रुपए का ही डिविडेंड देंगे। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जो डिविडेंड यील्ड निकाली गई है, हमें नहीं पता कि वो कितनी रेगुलर बेसिस पे अपडेट होती है, क्योंकि असूली तौर पे तो डिविडेंड यील्ड हर रोज चेंज होती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने पहली बात है ये एस्टिमेट करना है कि ये कंपनी अगले 12 महीनों में कितना डिविडेंड दे सकती है, और आज की जो शेयर की प्राइस है उसके मुताबिक उसकी डिविडेंड यील्ड निकल आएगी। अब मिसाल के तौर पे हम देखते हैं पीओएल। देखिए पीओएल ने पिछले साल डिविडेंड दिया 80 रुपए का, उससे पिछले साल 70 रुपए का था, उससे पिछले साल 50-50-50, तो एक कंसिस्टेंट डिविडेंड इनका चल रहा है। तो अगर इनके फाइनेंशियल्स देखें 20 और 21 में तकरीबन मिलता जुलता था ईपीएस, 22 में अच्छी हुई, फिर 23 में और अच्छी हुई, और अगर Q1 24 में देखें तो ये भी अच्छी चल रही है। इसका मतलब ये है कि 23 की ईपीएस मेंटेन हो सकती है, और जिस तरह इनकी ईपीएस अच्छी हुई तो इन्होंने डिविडेंड को इम्प्रूव किया। तो इस बेसिस पे हम ये असेसमेंट कर सकते हैं कि अगले साल भी इनका डिविडेंड 80 रुपए का होगा, और 80 रुपए के हिसाब से अगर हम इस रेट पे देखें तो ये तकरीबन 18% यील्ड बनेगी। अब ये यील्ड है आज के दिन की। अब अगर 2 महीने बाद यही शेयर 500 रुपए पे चला जाता है, और हम यही एस्टिमेट करते हैं कि 2 महीने के बाद के जो आने वाले 12 महीने होंगे उनमें ये 80 रुपए का डिविडेंड देगा, तो उस टाइम पे यील्ड निकालने के लिए 80 को हम 500 से डिवाइड करेंगे, और यील्ड उस टाइम पे 16% हो जाएगी। आज अगर आपने 18% कैलकुलेट की है तो सारी जिंदगी 18% नहीं रहेगी, या ये शेयर की प्राइस अगर 1000 पे भी हो जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि उसकी यील्ड जब मैंने पहले कैलकुलेट की थी वो 18% थी और आज भी 18% है। तो डिविडेंड यील्ड हर रोज की बेसिस पे चेंज होती है। आपका एस्टिमेटेड फ्यूचर डिविडेंड इन नेक्स्ट 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ टुडे। तो बस ये एक आपको बताने का मकसद था कि डिविडेंड यील्ड निकालने के लिए आपने कभी भी पीएसएक्स की साइट पे, या इसी तरह अगर कोई और प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ऑटोमेटिकली फिल्टर के जरिए या पिछले साल की डिविडेंड यील्ड्स बता देता है, आपने उन पे रिलाय नहीं करना। आपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर्स की डिविडेंड यील्ड खुद एस्टिमेट करनी है, और वो इसी बेसिस पे कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड इन नेक्स्ट 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ टुडे। अब वो एक अलग कहानी है कि आपने जो एस्टिमेटेड डिविडेंड निकाला वो गलत हो जाए, कंपनी उससे ज्यादा दे दे या उससे कम दे दे, वो बात की बात है। लेकिन आपने डिविडेंड यील्ड खुद निकालनी है, उसके लिए इन प्लेटफॉर्म्स पे रिलाय नहीं करना। इसी तरह अगर हम एटीआरएल की बात करें, एटीआरएल का तो डिविडेंड बहुत कम था क्योंकि उसके डिविडेंड पे कैपिंग थी। अब पिछले साल इसने 12.5 रुपए का डिविडेंड दिया है, अगर आज के रेट पे इसकी डिविडेंड यील्ड निकालेंगे वो तो 3% बनेगी। लेकिन अब वो कैप रिमूव हो गया है, अभी किसी को नहीं पता कि कितना डिविडेंड और देंगे, और हमने एक रफ एस्टिमेट किया था कि कम से कम 30 रुपए देंगे, और ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। बहरहाल हमें लगता है 30 से 60 की रेंज के अंदर देंगे, क्योंकि इनको रिफाइनरी अपग्रेडेशन के लिए भी पैसे चाहिए। तो अगर आप पोर्टल पे इसकी डिविडेंड यील्ड निकालेंगे तो ये वही पुराने 12.5 रुपए के हिसाब से यील्ड देगा, क्योंकि इस पोर्टल को नहीं पता कि फ्यूचर में इसमें चेंजेस हो सकती हैं, ये डिविडेंड ज्यादा दे सकते हैं। तो अगर आप पोर्टल पे रिलाय करेंगे तो आप एटीआरएल को कभी भी अपने डिविडेंड पोर्टफोलियो में शामिल ही नहीं करेंगे। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।